जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय गणित और प्रश्नवाली 1.2 अध्याय पहला चल रहा है समुच्चय। इससे पहले हमने प्रश्नवाली 1.1 पढ़ लिया है। प्रश्नवाली 1.2 के उदाहरण भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.2 के प्रश्न। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। इससे पहले आपने पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे। आज हम इसको हल करेंगे। चलो, पहला प्रश्न है प्रश्नवाली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है। यानी कि इनमें से अपने को देखना है कि कौन रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, यानी कि वह समुच्चय एक खाली समुच्चय हो, तो उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको प्रश्नों को हल करते हैं। इसका हम हल लिखेंगे है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। यानी कि 2 से भाजित, यानी कि 2 का भाग जाना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, वो अनंत तक जाती है, जहां तक हम गिन नहीं सकते। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसमें से ऐसी संख्या ढूंढो, विषम संख्या लो, यानी कि विषम संख्या लो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ये कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय बनाओ। तो अपने को 2 से भाग, क्या 1 में 2 का भाग पूरा जाता है? नहीं। क्या 3 में 2 का भाग पूरा जाता है? नहीं। क्या 5 में 2 का भाग पूरा जाता है? नहीं। तो विषम संख्या कोई सी भी ले लो आप, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, यानी कि वो 2 से भाजित नहीं होती है, 2 से भाज्य नहीं है, यानी कि विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसी एक भी विषम संख्या नहीं है, ऐसी एक भी विषम संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय कैसा समुच्चय हो गया? ये वाला समुच्चय खाली समुच्चय हो गया। ये वाला समुच्चय कैसा समुच्चय है? खाली है, यानी कि रिक्त है। ये वाला समुच्चय रिक्त है। ठीक है, ये वाला समुच्चय कैसा समुच्चय है? रिक्त है। मैंने आपको बताया है रिक्त क्यों है। हमने विषम संख्या छाट कर देखा और उसमें जब 2 का भाग लगाया तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, यानी कि दशमलव में उत्तर आता है, और अपने को दशमलव वाला नहीं चाहिए, यानी कि 2 से भाज्य होना चाहिए, 2 से भाज्य हो। तो ये विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं है, तो ऐसी एक भी विषम संख्या नहीं हमको मिली, ऐसी एक भी विषम संख्या हमको नहीं मिली जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो ये समुच्चय कैसा समुच्चय हो जाएगा? ये समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाएगा। हम इसमें लिख भी सकते हैं ऐसी विषम संख्या कोई भी नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ये अपन लिख सकते हैं। और रिक्त समुच्चय को ऐसे मंझला कोष्ठक लगा के छोड़ देना है। ये लिख दो, या फिर क्या लिख देते हैं हम, या ये वाला चिन्ह भी लगा देते हैं। ये भी एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया है, ऐसा लिख दिया है, तो भी अपना उत्तर हो जाएगा। अपने को सिर्फ इसमें बताना है कि कौन रिक्त है और कौन भरा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बनाओ। यानी कि ऐसी संख्या लो, सम संख्या लो। ऐसी संख्या लेना है, सम संख्या लेना है। सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, आगे ये भी अनंत तक जाएगी। यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य है? अभाज्य का मतलब होता है खुद का भाग जाता है और उसको छोड़कर दूसरा का भाग उसमें नहीं जाता है। ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य। तो आप देखोगे इस 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, पूरा पूरा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि एक बार। इस 4 में आप देखोगे तो 2, 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, लेकिन इसमें आप देखोगे तो 4 में 2 का भाग भी जा रहा है।
4 में 2 का भाग भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, पूरा पूरा चले गया। तो हम कह सकते हैं ये सब संख्या अभाज्य नहीं है। एक दो ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, सम है और अभाज्य। सिर्फ कौन सी संख्या है? दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका समुच्चय अवयव 2 आ जाएगा। क्या ये रिक्त समुच्चय है? यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि दो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया, यानी कि ये रिक्त नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं। x सजदेर, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है? 5 से छोटा है, लियवम 7 से बड़ा है। 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा कौन आता है? 7 से बड़ा अगला 8 आएगा। और ये कह रहा है 5 से छोटा है। 5 से छोटा कौन है? 4 है। ये 4 4 5 से छोटा है और 7 से बड़ा कौन है? 8। ये कह रहा है x का ऐसा मान है, x एक ऐसा मान है और प्राकृत संख्या का है जो 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। क्या ये जो 4 है इस 7 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? यानी कि 7 से बड़ा होगा तो 8। क्या ये 4 और ये 8 दोनों बराबर है क्या? क्या 4 और 8 बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि ये कह रहा है x का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा यानी कि 4, और 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है यानी कि 8। क्या 4 और 8 बराबर है? बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, यानी कि यह समुच्चय कैसा है? रिक्त समुच्चय है। इसमें भी अपन हल लिख देते हैं, इसमें भी हल लिख देते हैं। हल लिख दो या उत्तर लिख दो, क्योंकि ये सीधा उत्तर ही इसमें आ रहा है, पर अपन लिख देते हैं हल लिखा है तो हल लिख देते हैं। इसमें मैं कारण भी बता रहा हूं, है ना। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। अतः समुच्चय रिक्त होगा। यह कैसा समुच्चय है? यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, यहां दिया है वहाई सजदेट वहाई, जहां किन्हीं दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी कि वहाई कैसा है? किसी दो समांतर रेखा है, एक मान लो कोई दो समांतर रेखा है और वहां एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं से होकर जाता है। यानी कि उस बिंदु से दोनों रेखा होकर जाती है। कैसे भाई? एक रेखा ये है और एक रेखा को ऐसे खींच देते हैं, इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ये होगा, यानी कि O। ये जो O है ये इसका, मैं देख लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। मैं दो समांतर रेखा लेता हूं, ये दो समांतर रेखा है। इस बात को हम समझते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है। उभयनिष्ठ बिंदु ये होता है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, उसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इसका उभयनिष्ठ बिंदु हमने O नाम दे दिया। इस बिंदु से होकर ये वाली लाइन भी जा रही है, x मान लेते हैं इसको x और इसको मान लेते हैं y। क्या ये जो y लाइन जा रही है वो इस बिंदु से होकर जा रही है? ये जो x लाइन भी इस बिंदु से होकर गई।
और ये वाई वाली लाइन भी इसी बिंदु से होकर गई, तो इन दोनों रेखाओं का एक ही बिंदु कौन सा है? ओ। इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। जिस बिंदु से होकर दोनों रेखा जाती है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। अभी हम इस पे आते हैं। वाई सजदेट वाई किन्हीं दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये जो दो समांतर रेखा है, ये जो दो समांतर रेखा है, क्या इन दोनों समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है? इन दोनों समांतर रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ाते जाओ, पीछे आगे दोनों तरफ बढ़ाओ, इसमें कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इसलिए यह इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? नहीं होगा। तो जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। लिखेंगे समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो यह कैसा समुच्चय हो जाएगा? अतः यह रिक्त समुच्चय होगा। यह कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। यह कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, हमने पहला प्रश्न को करा है पूरा। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है? तो ये एक रिक्त समुच्चय है, पहला रिक्त समुच्चय है। दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि उसमें हमको एक अवयव मिल गया है। तीसरा रिक्त समुच्चय है क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। फिर चौथा भी हमको ऐसा कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिला जो दो समांतर रेखाओं को मिलाने वाला हो, इसमें भी ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? रिक्त समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है, पहला। दूसरा है क्या? दूसरा नहीं है। तीसरा है, तीसरा है, और चौथा है। ये तीन समुच्चय रिक्त समुच्चय है और ये दूसरे नंबर का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसको वीडियो को पीछे करना और फिर से देख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? ठीक है, ये लंबा प्रश्न था, मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है, ऐसा था। मैंने इसको परिमित और अपरिमित में कर दिया है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? परिमित का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम अगर गिन लेते हैं तो उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो अपने को इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। जैसे हमने इसको रोस्टर में बदला, जैसे भी देखा और पता करा कि इसमें कौन रिक्त है कौन रिक्त नहीं है, वैसे ही इसको चेक करना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न का हल करते हैं। उत्तर डायरेक्ट अभी आप लिख सकते हो, इसको उत्तर भी कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा? वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब अगर वर्ष के महीनों के नाम पूछते हैं तो सभी बच्चे वही महीने बताएंगे जो हमारे वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि इसमें कितने महीने हो जाएंगे? 12 महीने। कितने महीने हो जाएंगे इसमें? 12 महीने। कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। तो ये कैसा समुच्चय है? क्या इनको हम गिन पा रहे हैं? गिन पा रहे हैं। तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? लिख देते हैं, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब हम अवयव है और इन अवयवों को हम गिन पा रहे हैं कि नहीं गिन पा रहे हैं? गिन पा रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि हमारे वर्ष में कितने महीने आते हैं? 12 महीने आते हैं। सभी बच्चे इसको गिन पाएंगे। यानी कि ये जो जितने भी अवयव है इन अवयवों को हम गिन लेते हैं, इसलिए ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। मैं इसको मिटा लेता हूं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? ये समुच्चय परिमित है, परिमित समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि वर्ष में 12 माह है। क्योंकि वर्ष में 12 माह है जिसे हमने गिन लिया था, और उसके नीचे हम यहाँ समुच्चय ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय बना के ऐसा लिख भी सकते हैं। लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये भी एक समुच्चय बन जाएगा। इनको हमने गिन लिया कि नहीं गिना? आप महीनों के नाम लिख के ऐसे लिख के छोड़ सकते हो। परिमित समुच्चय है क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, और ऐसा समुच्चय बना सकते हैं। कारण बता सकते हैं क्योंकि ये परिमित समुच्चय है और इन अवयवों को हमने गिन लिया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ तक जा रही है? किसी को पता है क्या? नहीं पता है। यानी कि ये अनंत तक जा रही है, अंतहीन है, इसका कोई भी अंत नहीं है। इन अवयवों को हम गिन नहीं सकते कि कहाँ पर ये खत्म हो रहे हैं। कितने समुच्चय है इसके अंदर, कितने समुच्चय है? कोई गिन के बता देगा क्या? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। कहाँ खत्म होगा पता है क्या? एक से लेकर कहाँ तक जा रहा है कोई नहीं गिन पा रहा है। अब इसमें हमने गिन के बता देना। इसके अंदर ये नहीं है कि हम इसको गिन लेते हैं, वो बात अलग है, गिन लेते हैं, लेकिन कितने हैं गिन के पूरे बताना है कि कितने हैं, तो कहलाता है कि इतने हैं, उसको बोलते हैं परिमित। ये नहीं कहलाना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन तो लेते हैं, पर कितने अवयव है कितने ये नहीं बता पाएंगे ना, इसलिए इसको कहेंगे अपरिमित। ये क्या हो जाएगा? अपरिमित। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा अपरिमित। अपरिमित क्यों है? क्योंकि यह एक प्राकृत संख्या है और जिसका अंतहीन संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ संख्या अंतहीन है, क्योंकि यहाँ भी जितने भी अवयव है कोई अवयव खत्म नहीं हो रहे हैं, कहाँ तक ये गिनती जाएगी, इसलिए ये कैसा है? अपरिमित है। अगला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुछ डेस डेस दिए हैं, फिर 99 और 100 तक है। इसमें बताया है कि यहाँ से शुरू होना है और यहाँ पे खत्म होना है, ऐसा इसमें नहीं बताया है। यहाँ से तो शुरू होना है लेकिन खत्म कहाँ पे होना है पता ही नहीं है, कहाँ खत्म होना है, डेस डेस लगा के छोड़ दिया, बस जाते जाओ, खत्म कहाँ हो रहा है। लेकिन इसमें देखो तीसरे नंबर में 1 2 3 है और उसके बाद बीच में कुछ संख्याएं का डेस लगा दिया है, और फिर 99 100 यानी कि 100 तक जाना है। तो क्या 1 से लेकर 100 तक हम गिनती को नहीं गिन सकते? कितने अवयव है इसके अंदर? तो इसके अंदर 100 अवयव हो जाएंगे। 1 से लेकर गिनेंगे तो 100 तक गिनेंगे, तो इसके अंदर कितनी संख्या आ जाएगी? 100 संख्या आ जाएगी, इसलिए इसको हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमित। ये कैसा हो जाएगा? परिमित। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? परिमित। अगला देखते हैं। 10 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 10 से बड़े लेना है, लेकिन कौन सा है पूर्णांक लेना? सॉरी, 100 से बड़े धन पूर्णांक में देख लेता हूं 100 है कि 10 है। 100 ही है। कितना है? 100 है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? 100 के बाद 101,
फिर 102, 103, 104, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। पता है क्या? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी हो जाएगा अपरिमित। ये भी कैसा हो जाएगा? अपरिमित। ठीक है ना। ये परिमित है, ये अपरिमित है, ये परिमित है, ये अपरिमित है। अब इसको देख लेते हैं, पांचवे वाले को देख लेते हैं। भाई इसको भी हम गिनते जा रहे हैं तो कहाँ पे इसका खत्म हो रहा है पता नहीं है ना। इसको भी हम 101, 102, 103, 104 ऐसे गिनते जाएंगे तो ये अंत कहाँ हो रहा है पता नहीं है। इसके अंदर कितने अवयव बनेंगे क्या है अपने को पता चलेगा? इसके अंदर कितने अवयव बनेंगे पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय है। ये कैसा है? अपरिमित। लिख सकते हो आप, समुच्चय है, अपरिमित। अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना। अगला लिखते हैं, पांचवे का है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें कहा है कि 99 से छोटे अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अपने को कहाँ तक जाना है? 99 से छोटे। यानी कि 99 से छोटा क्या आ जाएगा? 97, क्योंकि 98 तो कट जाएगा। ये शायद नहीं कट रहा होगा। वैसे देख लेना है कि इनको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। 99 से छोटे लेना है, ऐसे टुकड़े लेना है जो अभाज्य है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें सिर्फ प्लस वाले लिखे हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक लेना है? 99 से छोटे लेना है। तो ये सब गिन सकते हैं ना। 99 से छोटे कितने अभाज्य गुणनखंड है इन सबको हम गिन सकते हैं। इसलिए ये कैसा हो जाएगा? ये परिमित हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? उत्तर यहाँ ऊपर लिख देना। ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित, सॉरी परिमित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? परिमित। ठीक है। ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। यानी कि इनके अवयवों को हम गिन सकते हैं। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 97 तक जा रहा है, यानी कि 99 से छोटे लेना है। 99 से हमको छोटे लेना है और वो भी अभाज्य गुणनखंड लेना है। कैसे है अभाज्य? मैंने बताया है, अभाज्य उसको बोलते हैं जिसमें स्वयं का खुद का भाग जाता है और खुद को छोड़कर दूसरे किसी का भी उसमें भाग नहीं जाता है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। आपको ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 3 और प्रश्न 4। चलो देखते हैं प्रश्न 3 और प्रश्न 4। प्रश्न 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? फिर से वही बात, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब प्रश्न 2 और प्रश्न 3 एक जैसे है, परिमित और अपरिमित बताना है। तो इसमें भी हम पता करेंगे कि क्या इनमें अवयवों को हम गिन पा रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है एक्स अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यानी कि मान लेते हैं इसमें एक, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? एक्स अक्ष है। और इसके समांतर कितनी रेखा जा सकती है? इसके समांतर कितनी रेखा जा सकती है? क्या कोई इसको गिन सकता है? हम इसको नहीं गिन सकते ना। इस एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं जा सकती है उसको हम नहीं गिन सकते। और जब नहीं गिन सकते तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित। ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित। ये भी अपरिमित हो जाएगा। यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर कितनी रेखाएं जा सकती है, उन रेखाओं को हम गिन नहीं सकते। इसलिए ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। ये तो मैंने आपको रफ करके दिखाया है, इसको आप लिख भी सकते हो। कैसे लिखोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं छोटे अक्षर में लिखूंगा। ये अपरिमित समुच्चय है। इसको भी मिटा देता हूं, मैं भी लिखूंगा, फिर लिख देंगे क्यों अपरिमित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हम लिख देते हैं, एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखा होती है
इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, जैसे नीचे करके मैं यहां लिख देता हूं, जैसा आप इसको लिखना चाहो तो लिख देना। जैसे ये है एक्स अक्ष और इसके समांतर हमने बहुत सारी ये रेखाएं खींची, बहुत सारी रेखाएं खींची इसके समांतर, बहुत सारी खींच सकते हैं ना, और भी खींच सकते हैं। जैसे करके आप लिख सकते हैं कि ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष के ऊपर नीचे बहुत सारी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं और इसको हम गिन भी नहीं सकते, इसलिए ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखा होती है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आप बना सकते हैं। यह कैसा समुच्चय है? यह परिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला, इसको उत्तर लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। यह कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। जैसे करके आप लिख सकते हैं, चाहे तो जैसा करके हम लिख सकते हैं ABCD लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। 5 का गुणज, इसका उत्तर फिर वही 5। पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे 5 के गुणज। अगर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौका 20, 5 छम 25, 5 छः 30। अगर ऐसे आप बोलते जाओगे तो इसके बहुत सारे गुणज आएंगे, यानी कि 5 के पहाड़े में आने वाले कितने गुणज है? तो आप कहोगे कि 50 तक। 50 के बाद 5 के गुणज में नहीं आता है, 55 भी आता है, 60 भी आता है, 65 भी आता है, 70 भी आता है। ये सब 5 के गुणज है। ये सब के सब क्या है? 5 के गुणज है। ये और ये 5 के गुणज कहाँ तक जाएंगे, कितने हैं, किसी को पता है? नहीं पता है। इन गुणजों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? 5 के अगर गुणज देखते हैं तो ये तो अनंत तक जाते हैं, कितने हैं किसी को पता नहीं है, यानी कि इस समुच्चय के इन अवयवों को हम गिन नहीं सकते। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 5 के अनगिनत गुणज है, इसलिए यह अपरिमित है। और जैसे करके आप लिख सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे करके आगे तक लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप अगर देखते हैं कि हमारा ये जो पृथ्वी गोल है, इस गोल पृथ्वी पर कितने सारे जानवर है, उन सभी जानवरों को हम अगर देखा जाए तो गिन सकते हैं। भाई ये कहाँ खत्म होंगे ये तो पता नहीं है ना। ये अलग बात है कि बहुत सारे हैं, किसको किसको गिनेंगे, लेकिन ये तो जरूर है कि उसको हम गिन सकते हैं। एक फिक्स आंकड़ा है कि इतने सारे जानवर है ना। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये है कि इसको आप जितना चाहो गिनते ही जाओगे, खत्म नहीं होगा। और अगर पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों को अगर आप गिनते हो, अगर गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम इसको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर और जाके ऊपर से अगर गिनना स्टार्ट करें और पूरे भागों में कितने जानवर है अगर सर्वे करवा जाए। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब सर्वे होता है तो उन सभी लोगों को गिन लेते हैं कि नहीं गिन लेते? गिन लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम हमारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का सर्वे करें
तो उन सभी जानवरों के अलग अलग भाग से सब गिन के इकट्ठा करेंगे तो आंकड़ा बराबर आ जाएगा, यानी कि उन सभी जानवरों को हम गिन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। यह कैसा समुच्चय है? इसका उत्तर आ जाएगा परिमित। ये कैसा हो जाएगा? परिमित। परिमित समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं जब इसका सर्वे करते हैं तो हम उन लोगों को तो गिन लेते हैं, तो क्या हम जानवरों को नहीं गिन सकते? तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का अगर हम सर्वे करें तो उन सभी जानवरों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। क्या मैं इसके नीचे बनाऊंगा, दिखेगा? ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु रेखा ये है और एक ये है, ठीक है, ऐसा है, और इसका मूल बिंदु क्या है? ये वाला है। मूल बिंदु क्या है? ये रहा, इसका नाम दे देते हैं ओ। यानी कि इस वाली लाइन को हम गिनते हैं तो इसका 0 यहाँ, और इस वाली लाइन को गिनते हैं तो इसका 0 यहाँ, क्योंकि इधर संख्या जाती है वो प्लस वाली और इधर संख्या जाती है वो माइनस वाली। ठीक है, इधर अगर जाती है संख्या तो वो प्लस वाली और इधर अगर संख्या जाती है तो वो माइनस वाली, और बीचों बीच में क्या रहता है? 0। बीचों बीच में क्या रहता है? 0। तो इस वाली लाइन का 0 ये रहा और इस वाली लाइन का 0 भी ये रहा, इसलिए इस मूल बिंदु को ही हम बोलते हैं 0 0। इस मूल बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? 0 0। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त कितने हैं। वृत्त कैसे बनते हैं? इस मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए। इस मूल बिंदु से जाकर एक ये वृत्त बना, इस मूल बिंदु से जाकर ये व्रत भी बन सकता है। बहुत सारे व्रत बन सकते हैं, बहुत सारे व्रत बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले व्रतों का समुच्चय क्या? यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं। इस मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए ऐसा गोल, इससे आगे और कोई बहुत सारे बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारे व्रत बन सकते हैं ना, बहुत सारे व्रत बन सकते हैं इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले। तो क्या इन मूल बिंदु से होकर जाने वाले व्रतों को हम गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। जितना बनाओगे बनते ही जाएंगे। इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले व्रत बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि उन मूल बिंदु से जाने वाले व्रतों को हम गिन नहीं पाते, इसलिए ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित। आपको शायद समझ में आ गए होंगे परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी जब आपको मिलेंगे तो आप उनको आप हल कर लोगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारा पढ़ लिया है कि परिमित क्या होता है और अपरिमित। मैं आपके जो 11वीं का कोर्स करवा रहा हूँ इसमें आपको मैं कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ रहा हूँ। यहाँ जो परिभाषा है उसको भी समझा रहा हूँ और ये जो उदाहरण है उनको भी पढ़ा रहा हूँ, और प्रश्न वाली के जितने भी प्रश्न हैं उन पूरे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ ना छूटे, आपको पूरा की पूरा एक ही चैनल पे पूरा सब मिल जाए। ठीक है, इसलिए अपने वीडियो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। क्यों बन रहे हैं? आप ही देख रहे हैं कि इसमें जो परिभाषाएं हैं उनको भी समझा रहा हूं, इसके ये जो उदाहरण है उनको भी बता रहा हूं, और प्रश्न वाली के सभी प्रश्नों को कवर कर रहा हूं। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए टाइम तो लगेगा, और वीडियो भी बड़े बनेंगे और बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ प्रश्न वाली ही बताया जाए तो फिर पीछे का आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अपने चैनल पे ऐसे छोड़ के पढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं कि पूरा एकदम 0 से लेके पूरा पढ़ाया जाए, कुछ भी इसमें से ना छूटे। ठीक है ना? तो वीडियो अपने ज़्यादा बनेंगे तो इससे अपने को ये नहीं देखना है कि पार्ट 1 के इतने सारे वीडियो है। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, 15-16 ऐसे वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि उसमें अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। परिभाषाएं हैं उसको भी समझाएंगे, उदाहरण है उसको भी समझाएंगे, जितने भी प्रश्न वाली के एक एक प्रश्न को कवर करेंगे। अगर मैं चाहता तो इस वाले प्रश्न को छोड़ सकता। क्यों छोड़ सकता? क्योंकि इससे पहले मैंने परिमित और अपरिमित पढ़ाया था, लेकिन मैंने इसको भी पढ़ाया है ताकि आपको ये भी ना छूटे। इसमें भी हो सकता है किसी बच्चे को डाउट में इसमें भी रह जाए। आप जैसे पढ़ने वाले कोई होते हैं तो उसके लिए तो ये लगेगा कि डबल से हो गया है, लेकिन जिसको हो सकता है ये वाला भी उसको समझ में ना आए, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा तो नहीं रहेगा ना। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। हो सकता है उसके लिए ये वाला प्रश्न अच्छा रहा हो सकता है उसको इस वाले प्रश्न में अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। बस आज की वीडियो में इसको करेंगे, उसके बाद आगे नहीं बताएंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न 5 और 6 को अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ए और बी बराबर है एवं ए और बी बराबर नहीं है? इसको मैंने शॉर्ट प्रश्न में लिख दिया है, वरना ये लंबा है। ए और बी कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि कौन समान है और कौन समान
नहीं है। ये समान और असमान वाला आ गया, इससे पहले रिक्त वाला था, फिर परिमित और अपरिमित था, अब ये समान और असमान आ गया है। ठीक है, तो ये जो समुच्चय ए है क्या ये समुच्चय बी के बराबर है? फिर ये जो समुच्चय ए है क्या ये समुच्चय बी के बराबर है? यानी कि ये इसका कहने का मतलब है क्या ये दोनों समान है या नहीं, यानी कि ये ए और ये बी बराबर है कि नहीं है, यही बताना है। तो हम देखते हैं, इसके अंदर ए है, हाँ इसके अंदर ए भी है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर भी बी है, इसके अंदर सी है, इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर डी है, इसके अंदर भी डी है, इसलिए ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? ये समुच्चय ए और बी बराबर है। इसमें इसका उत्तर आएगा ए और बी बराबर है, क्योंकि इसके दोनों के दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर और समान है, एक दूसरे के बराबर और समान है। इधर भी 4 अवयव है, इधर भी 4 अवयव है, और जो अवयव यहाँ है वही अवयव यहाँ भी है, इसलिए ये ए और बी एक दूसरे के समान है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ए में 4 है, 8 है, 12 है, 16, क्या यही अवयव इसमें है? 4 है, हाँ 4 है, 8 है, हाँ 8 है, 12 है, 12 नहीं है, इसमें 16 है, इसमें 16 है, और इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12 ए में है, परंतु जब नहीं है तो ऐसा बताना पड़ेगा, परंतु 12 बी में, समुच्चय बी में नहीं है। अगला 18 नॉट एप्सिलॉन ए, परंतु 18 एप्सिलॉन बी, यानी कि 18 बी में है लेकिन 18 ए में नहीं है, 12 ए में है लेकिन 12 बी में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः, ये इतना लिखना, उसके बाद आगे इधर लिख देना, अतः ए और बी बराबर नहीं है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। जब बराबर नहीं है तो ऐसा बताना पड़ेगा कि ये जो 12 है ए के अंदर है, समुच्चय ए के अंदर 12 है, परंतु 12 समुच्चय बी में नहीं है। फिर दूसरा है 18 समुच्चय ए में नहीं है, परंतु 18 समुच्चय बी में है, इसलिए ए और बी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ए और बी बराबर नहीं हो सकते। आप ही देख रहे हैं यहाँ 12 है लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, तो हमने वही लिखा है 12 समुच्चय ए में है, परंतु 12 समुच्चय बी में नहीं है। ऐसा आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चिन्ह लगा के समझा दिया है, इसका भी मतलब वही होता है जो आप शब्दों में लिखोगे। मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करके लिख लेना, और ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख देना। अगला है 18 इसमें दिख रहा है लेकिन 18 इसमें नहीं है, 18 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, परंतु 18 समुच्चय बी में है, इसलिए ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं होता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका उत्तर अच्छा कहलाएगा। अगला है 2 4 6 8 10, समुच्चय बी में क्या है? एक्स सजदेर, जहां एक्स सम धन पूर्णांक है, एक्स क्या है? सम है और धन पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे होते हैं? जीरो भी होता है, माइनस वाला भी होता है और धन वाला भी होता है, तो इसने कहा है कि स्पेशल धन वाले लेना है। तो अगर इसको हम रोस्टर रूप में बदलते हैं तो बी समुच्चय क्या बन जाएगा? बी समुच्चय बन जाएगा सम धन पूर्णांक, और एक्स का मान हमको लेना है 10 के बराबर या 10 से छोटा, तो हमको 2 से लेना है, 2 4 6 8, क्या हमको 10 भी लेना है? हाँ लेना है, क्योंकि इसके नीचे ये बराबर वाला चिन्ह भी लगा है, इसलिए हमको 10 वाला भी लेना है। यानी कि जब हम इस समुच्चय बी को रोस्टर रूप में बदलते हैं तो 2 4 6 8 10 आ रहा है, और ये सब धन पूर्णांक है, और कैसे हैं? सम है। सम लेना है, धन लेना है और पूर्णांक लेना है, तो सम धन पूर्णांक लेना है, और एक्स का मान वही लेना है जो 10 से छोटे हो, 10 के बराबर या 10 से छोटे हो। तो ये सब के सब 10 से छोटे या 10 के बराबर है, ये 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा, और ये भी 10 से छोटा है, लेकिन ये 10 के बराबर है, तो उसने कहा है कि 10 के बराबर वाला भी चलेगा। अब हम मिलाते हैं, क्या दोनों समुच्चय के अवयव बराबर है? 2 है, हाँ 2 है, 4 है, 4 भी है, 6 है, 6 भी है, 8 है, 8 भी है, 10 है, 10 भी है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के अवयव समान और बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समुच्चय के अवयव समान एवं बराबर है।
क्योंकि दोनों समुच्चय के अवयव समान एवं बराबर है, इसलिए दोनों कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, अगला देखते हैं। समुच्चय ए एक्स सचदेड़ जहां एक्स संख्या 10 का गुणज है और ये जो बी है 10 15, ये मेरे को लग रहा 5 का गुणज दिख रहा है और ये 10 का गुणज है। हालांकि इसको हम रोस्टर रूप में बदलेंगे समुच्चय ए को, तब पता चलेगा। एक्स सचदेड़ जहां संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा, 10 20 30 40 ऐसे बहुत सारे जाएंगे, अनंत तक जाएगा ना। अगर 10 का गुणज करते जाएंगे तो बहुत सारा जाएगा। और इधर बी को देख लेते हैं। बी बराबर में क्या है, 10 15 20 25 30 और ऐसे बहुत सारे ये भी जा रहे हैं। अगर हम दोनों को देखे हैं, पहले तो ये दोनों अपरिमित है क्योंकि दोनों के अवयवों को हम गिन नहीं पा रहे हैं। क्या दोनों समुच्चय समान है, तो देख लेते हैं क्यों समान नहीं है। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 20 है लेकिन इसमें 20 है, लेकिन इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 आएगा, इसमें 40 है, इसमें भी 40 आ जाएगा, लेकिन इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, 15 एप्सिलॉन बी, परंतु 15 नॉट एप्सिलॉन ए। आगे दूसरी संख्या बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बाकी भी संख्या इसके अंदर नहीं है। एक को भी बता दिया तो बराबर में, यानी कि इसमें सब मिल रहा है और कोई एक संख्या भी अगर नहीं मिल रही है तो भी वो समान नहीं है। इसमें से सब मिल जाते लेकिन कोई एक भी संख्या अगर इससे नहीं मिलता तो ये बराबर नहीं हो सकता। सभी अवयवों को मिलना जरूरी है, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी होना चाहिए, तभी ये दोनों समुच्चय बराबर कहलाएंगे। अब ये जो 15 है बी के अंदर तो है, लेकिन 15 बी के ए के अंदर है क्या, ए के अंदर बी, ए के अंदर 15 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि 15 बी के अंदर है परंतु 15 ए के अंदर नहीं है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। और मैंने इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदल के बताया है, फिर इसके अवयवों को भी फिर से लिखा है और दोनों अवयवों को हमने मिलान करा है। क्या इसके सभी के सभी अवयव इसके अंदर मिल रहे हैं, हाँ इसके सभी अवयव इसके अंदर है, लेकिन इसके सब अवयव इसके अंदर नहीं है। भाई दोनों के तो आमने सामने बराबर होना चाहिए ना, इसके पूरे की पूरे अवयव इसमें मिल रहे हैं। ए समुच्चय के सारे अवयव बी समुच्चय में है, लेकिन बी समुच्चय के ये सारे अवयव समुच्चय ए के अंदर नहीं है। और जब नहीं है तो हम कह सकते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं हो सकते। दोनों की दोनों समुच्चय बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि एक को भी अगर आपने बता दिया तो भी कहलाएगा। 15 बी के अंदर है लेकिन 15 ए के अंदर नहीं है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। समान होने का मतलब है कि दोनों समुच्चय में सभी अवयव बराबर होना चाहिए। समान और बराबर, समान का मतलब है जो अवयव ए में है वही अवयव बी में होना चाहिए, जितने अवयव ए में है उतने ही अवयव बी में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रश्न 1 2 3 4 आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करा है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।